हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल्स। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो फाइनल क्वेश्चन पेपर 2021 में हुआ था उसका सेक्शन डी लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 49 अपॉन में 15। जीपी की पहली 3 टर्म्स का जोड़ ये है और प्रोडक्ट उनका गुणनफल क्या है बेटा 1 है। फाइंड द कॉमन रेशियोज, आपको आर निकालना है एंड द टर्म्स ऑफ द जीपी और जीपी की वो 3 टर्म भी निकालनी होती है। जब हमें एज्यूम करना पड़ता है अपनी तरफ से टर्म्स को तो हम किस फॉर्म में लेते हैं, ए बाय आर, ए और ए आर। हमने मान लिया कि जीपी की ये 3 टर्म्स हैं, इनका जोड़ है प्लस ए आर। इनका जोड़ तो हमें दे रखा है 49/15 और इनकी प्रोडक्ट गुना हमें कितनी दे रखी है बेटा 1 दे रखी है। आर से आर कैंसिल आउट, ए क्यूब इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है 1। ए की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 49/15। यहाँ पे हम एलसीएम ले, आर 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 49 अपॉन में 15। आर पर गुना करें, 15 आर स्क्वायर प्लस 15 आर प्लस में 15 इक्वल टू 49 आर, इधर ले आते हैं माइनस का 49 आर इक्वल टू 0। 15 आर स्क्वायर माइनस में यहाँ पे घटा दें, 9 में से 5 गए 4, 34 आर प्लस में 15 बराबर में 0। यहाँ पे आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, दो नंबर्स जिनकी गुना करें तो 225 और जोड़ें तो माइनस के 34। तो 225 को ऐसे करके देख ले, 5 से करेंगे 9, 25 और 9 फैक्टर हमने बना लिए हैं। 15 आर स्क्वायर माइनस में 25 आर माइनस में 9 आर प्लस में 15 इक्वल टू 0। पहले 2 में से कॉमन लेंगे, क्या आएगा बेटा 5 आर कॉमन आएगा, 3 आर माइनस में 5। नेक्स्ट में से कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 आर माइनस में 5। यहां से हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं 5 आर माइनस में 3 और 3 आर माइनस में 5 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी 3/5 और 5/3। बट हमें तो क्या निकालना था, एक तो कॉमन रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे आर की 2 वैल्यूज आई हैं हमारे पास, ए की वैल्यू 1 है, टर्म्स भी निकालनी है, यहाँ पे वैल्यू रख दो। अगर a की वैल्यू हम 1 लें और r की वैल्यू 3/5 लें तो टर्म क्या बनेंगी 5/3, 1 और 3/5 ये टर्म बनेंगी। a की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, अगर r की वैल्यू 5/3 लें तो टर्म क्या बनेगी 3/5, 1 और 5/3। ये बनेंगी हमारे पास जीपी की फर्स्ट टर्म। इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ तो आएगा 49/15 और इनकी गुना करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आनी है बेटा 1 आनी है। यहाँ पे आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपने ध्यान में रखना है कि जो जीपी की 3 टर्म है वो आप क्या मानेंगे, वो आप ए बाय आर, ए और ए आर मानेंगे, ताकि जैसे हम इनकी प्रोडक्ट करें हमें ए की वैल्यू मिल जाए। अगर कुछ और लेंगे तो आर से आर कैंसिल आउट नहीं होगा और हमें ए की वैल्यू नहीं मिलेगी, इसीलिए हमें ये टर्म्स ऐसे ही माननी पड़ेंगी। इनका सम किया, ए की वैल्यू को रिप्लेस किया, आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, वहां से आर की 2 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है बेटा, इसी में ही अभी और वाला क्वेश्चन और है, उसे डिस्कस करते हैं। और में क्या क्वेश्चन दे रखा है बेटा, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, अगर ये जीपी में है देन प्रूव करो कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन, ये भी किस में होंगे जीपी में होंगे। अब बेटा हमें पता है अगर ये टर्म्स मान लो 3 टर्म्स को हम कंसिडर करें और ये जीपी में है तो क्या होता है b बाय ए इक्वल टू सी बाय बी, यानी कि बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए सी के बराबर होता है। अगर 3 टर्म है तो बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यहाँ पे भी हम यही प्रूव करने वाले हैं, बी की एन प्लस सी की एन का स्क्वायर किसके बराबर होगा ए की एन प्लस बी की एन के मल्टीप्लाई में सी की एन प्लस डी की एन के। इसके मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा तो हम क्या कह देंगे कि ये जीपी की टर्म्स हैं। इनकी हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ए की वैल्यू क्या होगी बेटा ए ही होगी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है ए आर होती है,
सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए आर स्क्वायर होती है, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ए आर की पावर 3 होती है। जनरल टर्म हमारी जीपी की यही होती है। अब इनकी वैल्यूज रखे जरा, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू हम रखें ए आर प्लस में सी की वैल्यू रखें ए आर स्क्वायर, और उसका भी क्या करें, स्क्वायर करें। को सॉल्व करें, ए की पावर एन आर की पावर एन प्लस में ए की पावर एन आर की पावर 2n, सारे का स्क्वायर है। कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल कॉमन आ सकता है। ए की पावर एन आर की पावर एन, ये सारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, आर की पावर 2, ये बचेगा, सारे का होल स्क्वायर है। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए की पावर 2n आर की पावर 2n 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमने सोल्व कर ली हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। ए की पावर n तो ए की पावर n ही रहेगा, बी की पावर n ए की पावर n आर की पावर n मल्टीप्लाई में ही है, सी की पावर n का मतलब ए की पावर n आर की पावर 2n, डी की पावर n का मतलब ए की पावर n आर की पावर 3n। अब हमें यहां से आइडिया मिलेगा कि हमें करना क्या है। हम यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ सकता है, ए की पावर n कॉमन आ सकता है, क्या बचेगा 1 प्लस आर की पावर n। यहां से क्या कॉमन आ सकता है बेटा, ए की पावर n और आर की पावर 2n, ये कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस आर की पावर n बनेगा। अब ये तो सारे मल्टीप्लाई में है, तो इन टर्म्स को साथ साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ए की पावर 2n आर की पावर 2n, और ये बन गया 1 प्लस आर की पावर n का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 1 प्लस आर की पावर 2, ये हमारे पास क्या आई, राइट हैंड साइड, और ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होगी। क्या, जब हम r की पावर n कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे n ही आएगा, क्यों, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होंगे तो n और n तभी तो 2n बनेगा, वो तो n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, मतलब ये टर्म्स क्या हैं, आपकी जीपी की टर्म है। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमें ए बी और सी ये टर्म जीपी में दे रखी थी, और हमें ये दिखाना था कि ये 3 टर्म जीपी में है। हमने देखा कि क्या अगर इसका स्क्वायर को हम इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर प्रूव कर देते हैं तो ये जीपी की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। हमने इसका स्क्वायर लिया, जो टर्म्स हम जीपी की मानते हैं वो एज्यूम की, वैल्यू रिप्लेस की, जितना सिंप्लीफाई हो सकता था उतना हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सेम काम हमने राइट हैंड साइड किया, वैल्यू रिप्लेस की, कुछ टर्म्स कॉमन आ रही थी और उनके अकॉर्डिंग जब हमने उनको सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ही आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये 3 टर्म्स जीपी बनाएंगी। डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन दिस। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आ सकता है। लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस में 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और किसी पॉइंट 1 2 से इस पे हमने डाला है परपेंडिकुलर, और आपने ये बताना है कि ये पॉइंट क्या है। ठीक है बेटा, हमारे पास लाइन की इक्वेशन है x माइनस में 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप निकालिए। 3y की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 4, y की वैल्यू क्या आएगी 1/3 x प्लस 4/3। तो इस लाइन का स्लोप बेटा क्या आ गया हमारे पास 1/3। अब इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, ये तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आएगा, माइनस में 3 आएगा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए बेटा, x और y मान लिए, x1 और y1 मान लिए। अब इस लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं जब हमें 2 पॉइंट्स पता हो, y1 माइनस में 2 अपॉन x1 माइनस में 1। स्लोप तो ये होना चाहिए, बट स्लोप तो हम इसका ऑलरेडी निकाल चुके हैं, माइनस में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, y1 माइनस में 2 इक्वल टू माइनस 3x1 प्लस में 3। एक तरफ ले आए सबको, 3x1 प्लस y1 माइनस में 5 इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट इस लाइन पे है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट भी इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या बनेगी लाइन, x1 माइनस में
3y1 + 4 = 0। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसको 3 से गुना कर दो। 3x1 + y1 माइनस में 5 = 0। 3x1 माइनस में 9y1 प्लस में 12 = 0। माइनस प्लस माइनस 10y1 माइनस में 17 = 0। यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 17/10। और जैसे ही y1 की वैल्यू हम रखेंगे हमारे पास x1 की आ जाएगी। माइनस में 5 = 0। 3x1 = 5 माइनस में 17/10। एलसीएम लेंगे। 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे बचा 4। 33/10। ये तो 3x1 की वैल्यू आई है। x1 की वैल्यू बेटा क्या आएगी 11/10। और हमें यही पॉइंट ही निकालना था। क्या आ गया 11/10 और 17/10। ठीक है बेटा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन कह रही हूँ, दोबारा देखिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें क्या कहा गया था कि इस लाइन पे इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डाला हुआ है ना, उसका फुट का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये आपने निकालना है। तो इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए x1 y1 मान लिए। अब लाइन है, लाइन का स्लोप हमने निकाल लिया। फिर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का स्लोप हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दो पॉइंट हमें पता है, पॉइंट अगर गिवन है 2 तो उस लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें एक इक्वेशन मिली। एक दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, जब ये पॉइंट इस लाइन पे है, मतलब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। दो इक्वेशंस आ गई। इक्वेशंस को हमने एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से सॉल्व करके x1 और y1 की वैल्यू निकाल ली है। अब इसी में भी बेटा एक और का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या देखिए बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। हमें एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है जिसके वर्टिसेस क्या है 0 ± 13 और फोकाई क्या है 0 ± 5। अब हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि वर्टिसेस हमारे कहाँ पे हैं, y एक्सिस पे हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी x² अपॉन में b² प्लस y² अपॉन में a² = 1। ये बनेगी हमारे पास। a की वैल्यू क्या है ±13, c की वैल्यू क्या है ± 5। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है c² = a² माइनस में b²। 25 = 169 माइनस में b², b² = 144 और यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी ± 12। वैल्यूज रख देते हैं। b² की ही वैल्यू हमें चाहिएगी। a² की वैल्यू हमारे पास 169 है = 1 और ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड एलिप्स की इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये सिंपल सा क्वेश्चन था और इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन 100% आएगा। एलिप्स की इक्वेशन आ सकती है, उससे सारे एलिप्स के पार्ट्स निकालने हो सकते हैं, या फिर इस तरह से आ सकता है, और पैराबोला से रिलेटेड भी आने के 100% चांसेस हैं। तो आप ये दो एक्सरसाइज तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। हमने क्या किया था, एलिप्स की इक्वेशन निकालने थे और वर्टिसेस और फोकाई हमें दे रखे थे। वर्टिसेस को देखने से और फोकाई को देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि ये एलिप्स हमारा वर्टिकल एलिप्स है, मतलब मेजर एक्सिस हमारी क्या है y एक्सिस है। तो इक्वेशन क्या बनेगी x² / b² प्लस y² / a² = 1। जो वर्टिसेस होते हैं वो हमें a की वैल्यू देते हैं और फोकाई हमें c की वैल्यू देते हैं। रिलेशन से हमने b की वैल्यू निकाल ली और हमारी रिक्वायर्ड एलिप्स की इक्वेशन में पुट किया तो हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमने हमारा जो कंप्लीट पेपर था 2021 का फाइनल का वो कर लिया है। इसके बाद भी MCQ सीरीज जारी रहेंगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।